हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4, दैट इज प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर में दो पार्ट है। फर्स्टली प्रोसेस, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और सेकेंडली बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आज हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और अब इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आइडेंटिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं विच ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड, विच एंड विच ट्रांजेक्शन नॉट टू बी रिकॉर्ड। ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में होता है प्रिपरेशन ऑफ वॉचर। तो वॉचर क्या है? ये है एक तरह का आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में क्या हो जाएगा? ये आपका किसी भी तरह का बिल हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, या कोई क्रेडिट नोट हो सकता है, या फिर कैश मेमो हो सकता है। मीन्स कुछ भी हो सकता है जो कि आपके परचेज का एक एविडेंस हो सकता है। ठीक है। और इस सोर्स डॉक्यूमेंट को हम लोग यूज करते हैं एज ए एविडेंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है। जर्नल एंट्रीज में हम लोग इसको एज ए एविडेंस यूज करते हैं। और उसके बाद फाइनली है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल एंट्री को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। उसके बाद एक बार जब हमारा जर्नल बन जाता है तो उसके बाद फिर उसे हम पोस्ट करते हैं लेजर में। जर्नल से फिर हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसको कि हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसमें हर एक इंडिविजुअल अकाउंट जो होता है उस सभी अकाउंट्स का हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है सब कुछ एक जगह पे हो सके। एंड द वंस लेजर इज प्रिपेयर्ड, आफ्टर दैट वी डू ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली द समरी। यहाँ पे लेजर में जो भी सारे लेजर का क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे ही हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज a summary of all the accounts. At the same time, it shows the arithmetical accuracy of all the transactions. मतलब हो सकता है कि हम लोग कुछ गलती कर दिए हों, फॉर एग्जाम्पल डेटर को क्रेडिटर दिखा दिए हों, क्रेडिटर को डेटर दिखा दिए हों, ये सब हो सकता है, दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन अरिथमेटिकली मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हम एंटर कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल वे में एकदम सही है। तो अरिथमेटिकली करेक्ट होने का मतलब यही होता है। तो इसलिए हम लोग हरदम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस मैच करना चाहिए। उससे ये पता चलता है कि हमारे कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं। ठीक है। एंड वंस द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, उसके बाद लास्टली हम लोग प्रिपेयर करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनली बैलेंस शीट। तो कल जो हमने क्लास किया था उसमें आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये सब कुछ बनता कैसे है। और आगे जो अब हम क्लास करेंगे उसमें आपको ये सब कुछ और भी बेटर वे में समझ आएगा। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? ये इनिशियल स्टेप है। सबसे पहले हम लोग यही करते हैं। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी चीज बिजनेस में हो रहा है उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं है। अगर है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और अगर नहीं है तो वो मेरे लिए एक इवेंट है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका प्रिपरेशन ऑफ वॉचर। तो वॉचर क्या होता है कि ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है विच एक्ट्स एज एन एविडेंस फॉर द रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो क्या मतलब हम कुछ भी अपने मन से तो नहीं लिख सकते हैं कि चलो भाई हम स्टेशनरी खरीद के ले आए, या इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लो 5,000 का आ रहा है, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस में 10,000 रुपये दिखा दिए। तो इस तरह से क्या होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन हो जाएगा, तो वो तो हमको नहीं करना है। इसलिए वॉचर्स जो भी होता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो वो बिल भी तो एक एविडेंस है ना। तो जब भी हम वॉचर प्रिपेयर करते हैं
तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि इट एक्ट्स एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड एनी सॉर्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल बिल्स हो सकता है, इनवॉइसेस हो सकता है, रिसिट हो सकता है, कैश मेमो हो सकता है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमें उस तरह का डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। ओके। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद है रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को कहा जाता है क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन ओरिजिनली या फिर आप कह सकते हो इनिशियली हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सेम चीज यहाँ पे लिखा है, ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज एन अकाउंटिंग बुक और जर्नल वेयर वी रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन along with its source document। तो along with डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि हम जो नरेशन लिखते हैं उसके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्टिंग टू लेजर। अब एक बार जर्नल एंट्री बन जाता है तो फिर जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है हमारे जर्नल एंट्री में उन सभी का हम इंडिविजुअल लेजर अकाउंट बनाते हैं और उस लेजर को बैलेंस करते हैं। और जो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है उसका करस्पॉन्डिंग ओपनिंग बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद फाइनली हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो दिस इज द लास्ट स्टेप वेयर बुक कीपिंग एंड्स। यहाँ पे क्या है कि बुक कीपिंग खत्म हो जाता है, मतलब हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पढ़ा है ना, तो बुक कीपिंग खत्म हो जाता है ट्रायल बैलेंस के साथ। और इसके बाद जो बनता है हमारा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो ये हो गया प्रॉपर अकाउंटिंग का पार्ट। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, इट्स द लास्ट स्टेप वेयर बुक कीपिंग एंड्स एंड थस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस आर डिटरमाइंड। कि हमारा कैलकुलेशन यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहा है, ये चीज हमें ट्रायल बैलेंस से पता चलता है। ओके। और उसके बाद लास्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। तो लिखा भी है यहाँ पे, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन से क्या मतलब है? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब है आपका नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस या फिर आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ओके। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। फिर है यहाँ पे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेनली दो होता है, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे हम तब रिकॉर्ड करेंगे जबकि एक्चुअली में कैश रियलाइज हो जाएगा या फिर जब हम एक्चुअल में कोई कैश पेमेंट कर देंगे। ठीक है। और एक्रूअल बेसिस क्या होता है कि इसको कैश से मतलब नहीं है, द मोमेंट द ट्रांजेक्शन हैज बीन डन उस टाइम आपको रिकॉर्ड कर लेना है। एंड द मोमेंट यू आर एलिजिबल टू रिसीव द पेमेंट, आपको उस टाइम इनकम का भी या फिर रिसिप्ट का भी एंट्री कर लेना है। कैश भले ही बाद में आए, बैंक में आए, बाद में आए, जो भी आए। हो सकता है कि किसी रिसिप्ट के लिए आप एलिजिबल अभी हो गए लेकिन उसका अमाउंट आपको हो सकता है कुछ एक हफ्ते बाद मिले, तो वो दैट इज फाइन। लेकिन रिकॉर्ड हमें आज के डेट में करना है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में करना है जब हम एलिजिबल हो गए हैं उस पैसे को रिसीव करने के। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में भी आप देख लेते हैं, यहाँ पे दो है, पहला हो गया एक्रूवल बेसिस और दूसरा हो गया कैश बेसिस। तो यहाँ भी वही लिखा है, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड रिगार्डलेस कैश इज रिसीव्ड और नॉट। और कैश बेसिस में है कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ठीक है। सेकंड है आपका एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड नॉट व्हेन पेड। यहाँ पे भी वही चीज है कि जब एक्सपेंसेस हो गया तो बस खर्चा दिखा देना है, पे भले ही हम बाद में करें लेकिन दिखा भी देना है एक्रूअल बेसिस में। और कैश बेसिस में क्या है, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड, जबकि एक्चुअल में कैश पेमेंट हो जाएगा तभी रिकॉर्ड करना है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी का अगर हम बात करते हैं तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ज्यादा क्लियर और ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें सारे ट्रांजैक्शंस क्लियरली रिकॉर्डेड होते हैं। वही अगर हम कैश बेसिस का बात करें तो ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि हो सकता है ट्रांजैक्शन आज हो गया हो, फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिट सेल हुआ हो लेकिन हम सेल को अभी सेल का एंट्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पैसे नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो आएगा। इसलिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होता है एज कम्पेयर टू एक्रूवल बेसिस। कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो हाँ, यहाँ पे कैश क्रेडिट हर तरह का ट्रांजैक्शन दिखाना है। तो जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है वो लोग एक्रूअल बेसिस यूज करते हैं।
और जिनका बहुत छोटा सा दुकान है, सिंपल बस सामान खरीदना बेचना है, तो वो लोग कैश बेसिस भी यूज करते हैं। लाइक डेली शॉपकीपर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, ये सब कैश बेसिस भी करते हैं। और कॉम्प्लायंस का अगर हम बात करें तो हाँ, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे शॉर्ट में हम GAAP कैप भी बोलते हैं, वो एक्रूअल बेसिस को रिकॉग्नाइज करता है बट कैश बेसिस को नहीं करता है। तो हमारा ICAI जो है वो भी सजेस्ट करता है कि बिजनेस को एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करना चाहिए, ना कि कैश बेसिस। और अगर कैश फ्लो ट्रैकिंग का बात करते हैं तो ऑब्वियसली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है उसका मेन फोकस होता है कैश पे। और एक्रूअल बेसिस में कैश फ्लो पे हम डायरेक्टली ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इधर हो गया एडवांटेज, इधर हो गया आपका डिसएडवांटेज। तो कैश बेसिस का एडवांटेज क्या है? इट इज सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट मेड। मतलब यहाँ पे क्या है कि हम जब कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसको तुरंत रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई एडवांस पेमेंट कर दिए या किसी से एडवांस में पेमेंट ले लिए, उसका कोई झमेला नहीं है। पैसा आया, रिकॉर्ड कर लिया, सिंपल। उसके बाद दूसरा क्या है, दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तीसरा है, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज इंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस में अगर सारा ट्रांजेक्शन होता है हमारा, तो छोटा बिजनेस है तो हम लोग फॉलो कर सकते हैं इसको। और अब अगर हम डिसएडवांटेज का बात करते हैं तो इट डज नॉट गिव, सॉरी यहाँ पे आपका स्पेस हो जाएगा, ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ, ये उल्टा हो गया है, ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा, इट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज बिकॉज इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो भी चीज मतलब एडवांस में हो रहा है या डिले हो रहा है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो दैट इज द डिसएडवांटेज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हैज। उसके बाद दूसरा है आपका, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, तो उसमें एक होता है मैचिंग कंसेप्ट। मतलब जो एक्सपेंसेस जिस समय का है या जो इनकम जिस समय का है, उस एक्सपेंसेस को हम उस पर्टिकुलर टाइम के इनकम से ही एडजस्ट करें। तो ये था हमारे मैचिंग प्रिंसिपल में। बट क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग या एडवांस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल एट ऑल। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका, दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, एज अ रिजल्ट देर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ द टू। तो ये तो क्लियर ही है कि अगर हम मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, जिस टाइम का वो अर्निंग है या जिस टाइम का एक्सपेंसेस है, उस टाइम को हम कंपेयर कर नहीं कर रहे हैं, और किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर हम कैपिटल और रेवेन्यू के नेचर में अगर हम डिस्टिंग्विश भी नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कंसिस्टेंटली तो शो नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्रूअल बेसिस। देख लेते हैं इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला तो यही है कि एक्रूअल बेसिस जो है मोर साइंटिफिक है एज कंपेयर टू कैश बेसिस। दूसरा है, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शो द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस एज इट टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन relating to the period as well as adjustment like outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and income received in advance are made। मतलब यहाँ पे क्या है कि रिलेटिंग टू पीरियड, मतलब यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और जो भी एडवांस या जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हो, इट रिफ्लेक्ट ट्रू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड देयरफॉर हैज अ वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज का बात करें तो ऑब्वियसली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इट इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा है, द प्रोसेस इज टू इलाबोरेट। यहाँ पे क्या है कि हमें बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो एडजस्टमेंट करने में ऑब्वियसली प्रोसेस तो लंबा होगा। एंड लास्टली, a quick determination of profit or loss is not possible because of many adjustment are required to ascertain true financial position of the business। उसी चीज को यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है।
ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है कि भाई हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, क्या हम कैश बेसिस फॉलो करते हैं या एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। ये तो मैंने अभी बता दिया कि हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का बात करें या फिर आईसीएआई का बात करें, तो ये लोग सजेस्ट करते हैं कि हमें एक्रूअल बेसिस फॉलो करना चाहिए। तो फिर ये कैश बेसिस एग्जिस्टिंग क्यों करता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो लोग फॉलो करते हैं जो कि मतलब बहुत छोटे छोटे शॉपकीपर हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये एक शॉप है, यहाँ पे दो ही चीज हो रहा है। आइदर ये स्टॉक को इस शॉप का जो ओनर है वो स्टॉक को परचेज कर रहा है और फिर उसे सेल कर रहा है, और इसने अपनी दुकान पे एक नोटिस लगा दिया है, नो क्रेडिट अलाउड, मतलब ये उधार पे सामान नहीं देगा। तो ऑब्वियस सा बात है ये जो परचेज कर रहा है, ठीक है, जो भी ये परचेज करेगा, सपोज करो ये 5 आइटम परचेज किया, ABCDE, तो ये पांचों आइटम ये जो है कैश में परचेज करेगा। तो जैसे परचेज किया वैसे इसका वैल्यू ये लिख दिया, मान लो 500, 1000, 100, 200, फिर 1200। ठीक है। अब मान लो इसे, इस शॉपकीपर ने ये 5 आइटम खरीदा और अब इसे ही उसे सेल कर, तो मान लो ए को इसने सेल किया 800 में, बी को इसने सेल किया 1200 में, सी को इसने सेल किया 150 में, डी को मान लो सेल, डी अभी मान लो सेल नहीं हुआ है, ठीक है, डी का अभी नो सेल, डी अभी भी हमारे स्टॉक में है, और ई को अभी तक मान लो 700 रुपीज का अभी तक सेल किया है। तो अब अगर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना होगा तो क्या इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है। बिल्कुल नहीं। सारा ट्रांजैक्शन कैश में परचेज हुआ है और सारा कैश में सेल हुआ है। तो जैसे कि डी अभी नहीं हुआ है तो चलो डी को हम छोड़ देते हैं, और ई अभी पूरा स्टॉक सेल नहीं हुआ है, 500 का हमारा स्टॉक बचा है, 500 का हमारा स्टॉक बचा है। ठीक है। तो उसके अलावा प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत इजी है। तो ये तो बात हो गई मीन्स बहुत छोटे बिजनेस का। बट अगर हम रियल लाइफ का बात करें तो रियल लाइफ में वी यूज समथिंग कॉल्ड हाइब्रिड, और यू कैन से मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो भाई अब ये हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। मिक्सचर ऑफ कैश एंड एक्रूवल बेसिस। उसके बाद क्या है, रेवेन्यू एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। रेवेन्यू एंड एसेट्स ये जो है कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। एट द सेम टाइम एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूवल बेसिस। मतलब किसी तरह का अगर एक्सपेंसेस है और लायबिलिटी है, मतलब किसी को उधार पे सामान अगर हम बेच बेच रहे हैं तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं एक्रूवल बेसिस पे। तो रियल लाइफ में कुछ ये फॉलो होता है। ठीक है। तो गाइस इसी के साथ ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था जो हमने आज कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।